गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रिज्म के बारे में, रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज्म हमने पढ़ा था और हमने कुछ क्वेश्चन नहीं किए थे उस पर। तो आज हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। ये है हमारे पास एक प्रिज्म, प्रिज्म के एक सरफेस का नाम है P, एक का नाम है Q, एक का नाम है R। ये एंगल है प्रिज्म एंगल A, है ना। ये है सरफेस 1, ये सरफेस 2 और एक लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है जो नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस I बना रही है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे तो हमारा क्वेश्चन होगा फाइंड आउट द इंसिडेंस एंगल I for which light ray is normal to the surface PR। आपको बताना है कि ये जो इंसिडेंट एंगल है I, इसके किस वैल्यू के लिए ये जो लाइट रे है PR सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंट होगा, है ना। नॉर्मल इंसिडेंस होगा, इसका मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से होगा। नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री, है ना। सरफेस से उस रे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। और ये कुछ सरफेस निकल जाएगा, पास हो जाएगा, तो आपको इस आई की वैल्यू पूछी जा रही है आपको, है ना। सोल्व करेंगे, आप लोग बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। 1 मिनट में हम लोग भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि अगर ये रे यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस इंसिडेंस हो रही है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर वो लाइट गिर रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है R2, ये कौन सा एंगल था? अगर आप स्टैंडर्ड डायग्राम में देखें जो हमने लास्ट क्लास में प्रिज्म में पढ़ा था, स्टैंडर्ड डायग्राम, उसमें R2 क्या था? R2 रे और नॉर्मल N2 के बीच का एंगल था, नॉर्मल N2 बीच का एंगल था। तो यहाँ पे तो रे और नॉर्मल बीच एंगल कितना? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि नॉर्मल भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये जो सरफेस है PR, इस PR सरफेस के ही परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, मतलब ये यही नॉर्मल है और यही आपका रे है, मतलब इसी डायरेक्शन में रे जा रही है। तो अगर इसी डायरेक्शन में रे जा रही है, उसी डायरेक्शन में नॉर्मल है, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड लाइट उसके बीच में एंगल कितना बनेगा? 0। अगर 0 बनेगा तो आप पाएंगे कि R2 की वैल्यू होगी 0। क्या होगी R2 की वैल्यू? R2 का वैल्यू होगा 0। अगर R2 की वैल्यू 0 है, अगर आपसे कोई पूछे तो E का वैल्यू बताओ। E क्या था? एंगल ऑफ इम्पीडेंस E। तो आप देख पा रहे हैं, जिस अगर कोई रे 90 डिग्री एंगल पे सरफेस पे इंसिडेंट आती है तो सीधे डायरेक्शन में निकल जाती है। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इम्पीडेंस। तो कितना होगा एंगल ऑफ इम्पीडेंस? यहाँ पे होगा एंगल ऑफ इम्पीडेंस, ये भी होगा 0, है ना। अगर आप स्टैंडर्ड डायग्राम से कंपैरिजन करें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं R2 की वैल्यू 0 मिल गई, आपको E की वैल्यू 0 मिल गई। आपको पता है कि हमने इक्वेशन लिखा था कि यहाँ पे ले लेंगे, क्वेश्चन में दिया है एंगल, प्रिज्म एंगल दिया है आपको 30 डिग्री। मान लीजिए आपको प्रिज्म एंगल दिया गया 30 डिग्री क्वेश्चन में, है ना, गिवन है।
तो आपको पता है कि जो a है, हमने जो स्टैंडर्ड डायग्राम में x बनाया था, x क्या बनाया था, हमने बनाया था x क्या था, अगर आप इस नॉर्मल और इस नॉर्मल को अगर पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये जो बनने वाला एंगल है इसको बोलते हैं x, क्या बोलते हैं x। तो a प्लस x हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि 180 डिग्री के बराबर है। अगर a की वैल्यू अगर आपको 30 डिग्री दी गई है तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, x की वैल्यू मिलेगी आपको 150 डिग्री के बराबर, ठीक है, राइट। और आपको पता है कि ये बन रहा है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये क्या होता है, ये होता है r1, ये होता है r2, तो r2 की वैल्यू है 0 और आपको पता है r1 सिंस r1 प्लस r2 प्लस x इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, राइट। आपको पता है r1 प्लस r2 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो r2 की वैल्यू है 0, r2 वैल्यू 0, x की वैल्यू है 150 डिग्री प्लस तो r2 की वैल्यू होगी 0, r1 की वैल्यू होगी r1, x की वैल्यू होगी 150 इक्वल टू 180, मतलब कि r1 की वैल्यू जो निकल के आ रही है आपके पास वो आ रही है 30 डिग्री के बराबर। अब अगर आपके पास r1 का एंगल है आपके पास और अगर आप i की वैल्यू निकालना चाहते हैं और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो फर्स्ट मीडियम है, ये मीडियम है एयर, मतलब जो रे है लाइट रे एयर से जा रही है आपके ग्लास में, ये है ग्लास और ग्लास का म्यू आपको दिया गया है, ग्लास का म्यू आपको दिया गया है 3/2 और अगर एयर है मीडियम तो आपको पता है उसका म्यू कितना होता है, उसका म्यू होता है 1, है ना। तो हमने लगाए स्नेल्स लॉ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ इस सरफेस के लगाएंगे PQ सरफेस के लिए, PQ सरफेस के लगाएंगे और PQ सरफेस तो आपको पता चलेगा μ1 इनटू sin i इक्वल टू μ2 इनटू sin ऑफ r, यहाँ का एंगल r। μ1 की वैल्यू है 1, sin i आपको नहीं पता, μ2 की वैल्यू कितनी है 3/2 sin r, sin अब r की वैल्यू आपने निकाला है 30 डिग्री बराबर, ये हो गया 30 डिग्री। तो आपको पता है कि 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये आंसर आ गया 3/4। तो यहाँ से आपका जो आंसर आया वो आया i का वैल्यू आया, i का वैल्यू sin इनवर्स 3/4 के बराबर। तो ये एंगल आएगा i, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके लिए जो रे है वो नॉर्मल टू द सरफेस इंसिडेंट होगा। तो ये वाला कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, लिख लेंगे आप। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डायग्राम सेम बनाएंगे। क्वेश्चन होगा
आपके पास अब म्यू की वैल्यू दी गई है आपको √2 के बराबर। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें म्यू की वैल्यू कितनी है, √2 के बराबर। अब दिया गया है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस I to the surface PQ to the surface PQ is 0 degree, then find out deviation angle डेल्टा, ये आपको निकालना है। ये आपको निकालना है आपको। तो देखते हैं कि अगर जब I की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी, तो जब I की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तो कैसा आपको दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा। देखिए ये है I, जैसे आप I की वैल्यू को बढ़ाएंगे ये एंगल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे आप I की वैल्यू घटाएंगे ये जो रे है आपको इस नॉर्मल की ओर जाती हुई दिखाई देगी। ये होगा नॉर्मल L1। जैसे ही आप उस I की वैल्यू को कम करेंगे तो ये जो रे है कुछ नॉर्मल की डायरेक्शन में ये झुकती जाएगी, बेंड होती जाएगी। और जब और कम करते जाएं I की वैल्यू को आप 0 डिग्री पे लेके जाएं तो आपको दिखाई देगा कि जो नॉर्मल है और ये जो रे है जो आ रही है इसी बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री। जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बनेगा, मतलब रे उसी डायरेक्शन में आती हुई आपको दिखाई देगी और I की वैल्यू होगी 0 डिग्री। देखते हैं कि अगर I की वैल्यू 0 डिग्री होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो PR सरफेस से जो रे निकलेगी तो उसका डेविएशन कितना होगा। तो हमने पढ़ा था डेविएशन का, हमने फाइनल एक्सप्रेशन निकाला था। क्या निकाला था, I + E - A के बराबर। और आपको I की वैल्यू दी गई 0 डिग्री, E की वैल्यू आपको नहीं पता, A की वैल्यू आपको दी गई 30 डिग्री। तो बचा कौन, बचा E। आपको E निकालना पड़ेगा डेल निकालने के लिए, है ना, आपको E निकालना पड़ेगा डेल निकालने के लिए। देखते हैं कैसे निकलेगा, इसलिए नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको दिया गया है I की वैल्यू अगर 0, अगर I 0 है तो आप बोल सकते हैं कि R1 की वैल्यू भी 0 होगी। अगर R1 0 है तो आप बोल सकते हैं कि A + x = 180 डिग्री, देन x की वैल्यू कितना आ जाएगा, A की वैल्यू 30 डिग्री तो x की वैल्यू आ जाएगा 150 डिग्री। सो R1 + R2 + x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 180 डिग्री की। तो यहाँ से R2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, R2 की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री के बराबर। अगर R2 की वैल्यू 30 है तो आप sin E मतलब E का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ और PR सरफेस μ1 * sin I = μ2 * sin R। देखेंगे ये जो PR सरफेस है, इस PR सरफेस पे जो रे आ रही होंगी इसको हम मानेंगे इंसिडेंस रे। तो ये इस मीडियम से होकर इस मीडियम में जा रही है तो प्रिज्म वाली मीडियम का म्यू कितना है, √2। μ1 को मिलेगा √2 sin I। तो sin I यहाँ पे क्या है, यहाँ पे sin I है, यहाँ पे I का वैल्यू क्या है, यहाँ पे R2 के बराबर। और जो μ2 है A में पास हो रही है μ2 इसलिए μ2 का वैल्यू होगा 1 sin R की वैल्यू की R यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता है R की वैल्यू E के बराबर। ये बन गया R, तो √2 का √2 sin R2 वैल्यू है 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 = sin E। तो √2 × 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/√2, आंसर आएगा sin E। तो आपको पता है 1/√2 वैल्यू होती है
45 डिग्री का, यहाँ से आ गया साइन ई, तो साइन ऑफ इनवर्ट यहाँ का ई का वैल्यू आ गया 45 डिग्री के बराबर, ई का वैल्यू आ गया 45 डिग्री के बराबर। इस तरीके से आप प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और स्नेल का लॉ भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसका यूज आप हर जगह कर सकते हैं जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा हो। इसके बाद हम बढ़ेंगे लेंस की ओर। स्टार्ट करते हैं लेंस। तो लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। इट इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट। देखते हैं लेंस आपके पास दो टाइप्स होते हैं। एक है हमारे पास कॉन्वेक्स, एक होता है हमारे पास कॉनकेव। कॉन्वेक्स कुछ इस तरीके से दिखता है, कॉन्वेक्स रे, और जो कॉनकेव होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर आप देखें तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में थोड़ा मोटा होता है, और अगर आप कॉनकेव लेंस देखें
कॉनकेव लेंस बीच में क्या होता है, काफ़ी पतला होता है, नैरो होता है ना। तो ये इसकी पहचाने देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है लेंस में, लेंस में अगर फार्मूला होता है तो लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है आपका, फर्स्ट फार्मूला लिखेंगे लेंस रिलेटेड 3 फार्मूले हमारे पास। लेंस फार्मूला हम इस पे नहीं जाएंगे कि फार्मूला कैसे है, हम केवल इस पे जाएंगे कि लेंस फार्मूला होता क्या है, और फिर हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। तो लेंस फार्मूला हमारे पास होता है, फर्स्ट फार्मूला होता है 1/FL। FL का मतलब क्या होगा, लेंस की फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये होगी म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। जैसे आपको पता है ये हो गया लेंस का फोकल लेंथ, जैसे ये लेंस होगा, लेंस का फोकल लेंथ होगा FL, इसका भी होगा FL, लेंस का फोकल लेंथ। म्यू क्या होगा, म्यू होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू। R1 R2 क्या होगा, एक सरफेस जो थर्ड सरफेस है इसका होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, सेकंड सरफेस उसका होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। मतलब R1 रिलेटेड होगा इस सरफेस से, R2 का रिलेशन होगा इस सरफेस से। सिमिलरली R1 और R2, तो दो सरफेस के लिए R1 और R2 डिफाइंड है और यही इस फार्मूले में बताया गया। सेकंड फार्मूला होता है आपका 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। थर्ड फार्मूला का बजाय हम थर्ड फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन पावर का, ये मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर M इक्वल टू V/U इक्वल टू H2/H1। तो ये 3 फार्मूले हैं जिसपे लेंस के जितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व होते हैं। और लेंस किस प्रिंसिपल पे, इन्हीं प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से लेंस पे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, इसको देख लेंगे। जो हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन फॉर लाइट रे, तो बिल्कुल सब में इसमें भी वही फॉलो होगा। हमने स्टार्ट किया था मिरर से, उसके बाद हमने पढ़ा था स्फेरिकल सरफेस पढ़ा था, उसके बाद हम लेंस पढ़ रहे हैं। तो सभी जगह पे जो साइन कन्वेंशन होता है वो सेम लेते हैं। मतलब रे के डायरेक्शन को आप लेते हैं पॉजिटिव, रे के अपोजिट डायरेक्शन को आप लेते हैं नेगेटिव। मेन एक्सिस के ऊपर की ओर अगर हाइट बन रही है उसको आप लेते हैं पॉजिटिव, अगर मेन एक्सिस के नीचे की ओर हाइट बन रही है उसको लेते हैं नेगेटिव। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन ये है हमारे पास कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, एक है हमारे पास लेंस दिया गया है आपको, और लेंस का ये है आपका लेंस का मेन एक्सिस, इसको बोलते हैं मेन एक्सिस मुख्य अक्ष। तो क्या होगा यहाँ पे आपको लेंस दिखाई दे रहा होगा, लेंस के 2 सरफेस हैं, फर्स्ट सरफेस ये है, सेकंड सरफेस लास्ट वाला है। तो अगर हम ये बोलें कि दोनों के लिए ही जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R, दोनों की वैल्यू है R। फर्स्ट सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी R है, सेकंड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी R है, और R की वैल्यू आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। R की वैल्यू आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर के बराबर। और जो ये लेंस है, लेंस का म्यू आपको दिया गया, म्यू दिया गया आपको 3/2 के बराबर। और आप पूछे जा रहे हैं कि फाइंड आउट इट्स फोकल लेंथ, तो ये जो 3 फार्मूले हम लोगों ने लिखा था, 3 फार्मूले में से हम लगाएंगे फर्स्ट फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसमें म्यू आपको पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो आप उसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो लगाते हैं।
तो देखते हैं इसके लिए क्या है फार्मूला हमें लिखा था फार्मूला FL इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये हमने लिखा था। अब देखेंगे इसका म्यू कितना है 3/2, आप वैल्यू को पुट कीजिए 1 अपॉन FL इक्वल टू 3/2 माइनस 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू ये है आपका R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है R1, ये है R2, दोनों की वैल्यू क्या है आपस में इक्वल है ना, इक्वल दोनों की वैल्यू। अगर आप ये माने कि जो लाइट रे है उस इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब इस डायरेक्शन को आप क्या मानेंगे पॉजिटिव। और अगर ये सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस किस तरीके से बन रहा है, फर्स्ट सरफेस बन रहा है कुछ इस तरीके से, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस अंदर, ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका। और जो सेकंड सरफेस होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, उसका रेडियस किधर होगा इधर। तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, रे के डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन क्या है, रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो फर्स्ट सरफेस है उसका जो रे ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अगर आप मेजरमेंट करने की कोशिश करें पोल से तो आप पाएंगे कि वो रे के डायरेक्शन में है, इसलिए आप उसकी वैल्यू को लिखेंगे 1 अपॉन प्लस लिखेंगे, आर की वैल्यू प्लस लिखेंगे आप पाएंगे +20, ये हुआ फार्मूले का माइनस 1 अपॉन R2। ये हुआ सेकंड सरफेस का जो हमने बनाया वहाँ पे आप देखेंगे सेकंड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो सेंटर की ओर होगा, मतलब इस ओर होगा। और ये जो डायरेक्शन है ये रे के डायरेक्शन के अपोजिट है, और अगर रे के डायरेक्शन के अपोजिट है तो आप इसकी वैल्यू को क्या लेंगे, आप लेंगे नेगेटिव, और अगर नेगेटिव लेंगे तो आंसर आएगा -20। इसको सॉल्व करें, आएगा 1 अपॉन FL 3/2 माइनस 1, सॉल्व करेंगे 3 माइनस 2 1 अपॉन 2, ये आएगा 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20, और आगे सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन 20, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 1 अपॉन 20। तो 1 अपॉन FL की वैल्यू आपको मिली है 1 अपॉन 20। अगर आप इसको रेसिप्रोकल लें, इसको उल्टा कर दें तो आप पाएंगे FL को रेसिप्रोकल लेंगे, इनवर्स लेंगे, ये FL बन जाएगा, और 1 अपॉन 20 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो बन जाएगा 20। तो आपका आंसर आ गया 20। इस लेंस की जो फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर के बराबर है ना, इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर के बराबर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं सेम इसी में, इसमें हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक लेंस कॉन्वेक्स, और इसका सेकंड सरफेस होगा, देखो ये जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस कॉन्वेक्स का दिखाई दे रहा है, और अगर सेकंड सरफेस का बनाए तो कॉन्वेक्स का सेकंड सरफेस कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन मैं इसकी जगह में बनाना चाहता हूँ, मान लीजिए उसकी सरफेस, मतलब ये हुआ आपका सरफेस 1 और ये हुआ सरफेस आपका सरफेस 2। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको अगर पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ेंगे, इसको आप
जो फर्स्ट सरफेस है वो कॉन्वेक्स की तरह है ना, और जो सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस कॉनकेव की तरह है। इस लेंस को हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स कॉनकेव, इसको हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। इसमें आपको फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ R1 की वैल्यू आपको दी गई है 40 के बराबर, R2 की वैल्यू दी गई है आपको 60 के बराबर, 60 सेंटीमीटर के बराबर, और जो म्यू है, म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 3/2 के बराबर। तो देखते हैं इस केस में इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे। देखते हैं इस फार्मूले का यूज करते हैं। 1/FL मैंने लिखा 1/FL इक्वल टू म्यू, म्यू का वैल्यू है 3/2 माइनस 1 R1। देखिए ये फिर से सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स, और इसका जो R है यहाँ पर अंदर की ओर बनता है, मतलब रे के डायरेक्शन में बनता है। अगर रे के डायरेक्शन में बनता है तो R1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे ये आएगा 1 + 40। ये फार्मूले का माइनस R2 क्या है, R2 है सेकंड सरफेस ऑफ कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस का जो ये सरफेस है वो बिल्कुल इस तरीके से, मतलब इस तरीके से, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, वो भी अंदर की ओर होगा, मतलब रे के डायरेक्शन में होगा। तो R2 की वैल्यू को क्या लिखेंगे, R2 की वैल्यू को आप लिखेंगे +60। क्यों +60 लिखेंगे, क्योंकि जो सेकंड सरफेस है कॉनकेव का, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो उसी डायरेक्शन में बन रहा है, उसी डायरेक्शन में मतलब रे के डायरेक्शन में बन रहा है, अंदर की ओर, आगे की ओर। तो आगे की ओर डिस्टेंस अगर मेजर करें तो आप उसको लिखेंगे +60। सॉल्व करेंगे 3/2 - 1 आपका आएगा 1/2। इसे सॉल्व करें तो आप यहाँ से 10 कॉमन निकाल सकते हैं। 10 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा 1/10, क्या बचेगा 4 - 1/6। इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो आएगा 1/FL इक्वल टू 1/2 इंटू 1/10 इंटू 6 इंटू 4 कितना आएगा 24। 6 का यहाँ उड़ा करके आएगा 6, 4 का यहाँ उड़ा करके आंसर आएगा 4। तो आंसर है आपका FL का जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो आया 1/20, 1/2 इंटू 10 1/20 इंटू 6 में 4 बैठेगा, आंसर आएगा 2/24 के बराबर। 2 और कट जाएगा 20 आ जाएगा 10। ये आंसर है आपका 1/10, आंसर आएगा 1/240 सेंटीमीटर के बराबर। और ये वैल्यू किसकी, ये वैल्यू है 1/FL की, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 1/FL की। मतलब अगर इसे इनवर्स लें तो आपको FL की वैल्यू मिल जाएगी +240 सेंटीमीटर, +240 सेंटीमीटर। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं लेंस पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप।
मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक लेंस है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, कोई भी लेंस आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ओ, जिसका डिस्टेंस है आपका u की वैल्यू डिस्टेंस है प्लस 20 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर दूर है। इसका जो फोकल लेंथ है वो है आपको दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर के पास, 10 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहे हैं कि अगर एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, जिससे एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है, तो आपको ये बताना है कि उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। क्या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा या ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा। तो हम यहाँ निकालना चाहते हैं नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज मतलब इमेज के बारे में कंप्लीट डिटेल कि कैसा बनेगा, है ना। तो देखते हैं कैसा बनेगा इमेज ऑफ नेचर। तो लगाते हैं फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आपको पता है f की वैल्यू कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर। आपको पता है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो कहाँ बनता है, राइट साइड, इधर कहीं बनता है इसका फोकल पॉइंट। अगर फोकल पॉइंट राइट साइड बनता है कॉन्वेक्स लेंस का, तो आप उसकी जो फोकल लेंथ है उसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे प्लस 10। u का डायरेक्शन आप देखें, u है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, लेकिन अगर आप डायरेक्शन को मेजर करें पोल से, तो पोल से ऑब्जेक्ट की ओर जब आप आएंगे तो आप रे के डायरेक्शन के अपोजिट आएंगे, पोल से ऑब्जेक्ट की ओर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आप आएंगे। मतलब u की वैल्यू आप लिखेंगे -20। देखते हैं कितना आएगा, 1/f की वैल्यू कितना है 1/+10, 1/b नहीं पता, -1/u के लिए -20। सॉल्व करते हैं 1/10 का 1/10, 1/v माइनस हो जाएगा प्लस 1/20। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/v को आप छोड़ देंगे यहीं पे, 1/20 को उस साइड लेके जाएं और पाएंगे 1/10 माइनस 1/20 के बराबर। सॉल्व करेंगे और पाएंगे 1/v इक्वल टू 10 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 200, 20 इसको उड़ा करेंगे कितना आएगा 20 माइनस 10 इसको उड़ा करेंगे आएगा 10। आंसर आएगा 20 में 10 घटाएंगे 10, 10/200, 10 में 10 सर आंसर आया 1/v का वैल्यू 1/20 के बराबर। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इनवर्स लेंगे तो आपको v का वैल्यू मिलेगा +20 सेंटीमीटर बराबर, +20 सेंटीमीटर। v का वैल्यू प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा इधर कहीं बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा इमेज, यहाँ पे लेके बनेगा इमेज आई। और हम ये निकालेंगे कि इमेज सीधा बनेगा जैसा ऑब्जेक्ट रखा गया है ऊपर मेन एक्सिस के ऊपर की ओर बना है। देखिए ये हमारा मेन एक्सिस और ये बन रहा है ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर, या इमेज ऐसा बनेगा या इमेज ऐसा बनेगा उल्टा मेन एक्सिस की नीचे की ओर। मेन एक्सिस की नीचे की ओर बोलने का मतलब ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा, तो निकालने के लिए हम निकालेंगे m की फार्मूला क्या होता है, m का फार्मूला होता है v/u इक्वल टू h2/h1। तो हमें m की वैल्यू निकालना है, तो v हमें पता है कि वैल्यू कितना है 20, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है आपको -20, आंसर कितना है आया, आंसर है -1। ये -1 बताता है कि जो h2 है, h2 इक्वल टू -h1 है, -h1 है। इसका मतलब ये है h2 और h1 मतलब हाइट ऑफ इमेज, h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज, h1 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों की वैल्यू सेम है, हाइट दोनों की सेम है। लेकिन माइनस साइन ये बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो जो इमेज आपको बनेगा, इमेज आपको उल्टा बनेगा, उल्टा। ये बता देता है मैग्निफिकेशन पावर, कंप्लीट डिटेल, इमेज कहाँ भी बन रहा होगा, इमेज का साइज कैसा हो, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, और वो सीधा बन रहा है उल्टा बन रहा है, वो उल्टा बन रहा है, हाँ इनवर्स फॉर्म में बन रहा है। इसको लिख लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं माइक्रोस्कोप की ओर।
एक फार्मूला लिख लेंगे, जो लेंस का जो पावर होता है, लेंस का पावर ऑफ लेंस, लेंस के लिए पावर फार्मूला होता है वो होता है 1/f। ये क्या होता है? इन मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 100/f इन सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू को अगर आप मीटर में लिखना चाहें तो 1/f इन मीटर की पावर होगा, और सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 100/f इन सेंटीमीटर। तो पावर होता है लेंस का, उसका यूनिट होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। डी से रिप्रेजेंट करते हैं डायोप्टर, ठीक है? डी डायोप्टर ऐसा बोल सकते हैं, डायोप्टर। इसको हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? किसी भी छोटी वस्तु को हम देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो किसी छोटी वस्तु को बड़ा पाने के लिए, बड़ा देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो इट इज अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस व्हिच इज यूज्ड टू इनलार्ज द ऑब्जेक्ट। लिख सकते हैं इट is a simple convex lens which is used to enlarge the size of image. ये हम लिख सकते हैं। अगर हम इसके डायग्राम ले जाएं, डायग्राम को हम बनाते हैं। मान लीजिए ये है हमारे पास, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओ। क्या है हमारे पास? एक है ऑब्जेक्ट जिसकी जो हाइट है वो h के बराबर है, और ये रखी गई है। इसमें दो केस लेंगे। पहला केस वन एक ऑब्जेक्ट है जो रखी गई है आपके, ये मान लीजिए आपकी आंखें हैं, ये मान लीजिए आपके आई है, मान लीजिए आपके आई है। तो अगर आई के सामने कुछ इस तरीके से रखा गया है ऑब्जेक्ट, तो हम अब पाएंगे कि ऑब्जेक्ट से जो रे है कुछ इस तरीके से आएगा और एक एंगल बनाएगा थीटा।
थीटा, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर आप ऑब्जेक्ट को एक मिनिमम या फिर लीस्ट डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस मतलब एक ऐसा डिस्टेंस या फिर एक इतना डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखने पर उसका एक क्लियर इमेज बने, है ना। तो आपको पता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को अगर पास लेते जाएंगे उसका इमेज जो है, इमेज की क्वालिटी जो है ब्लर होने लगती है। इसका मतलब ये है कि एक मिनिमम डिस्टेंस होगा जिस डिस्टेंस पे आप उसका एक क्लियर इमेज आप बना सकते हैं बिना विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप एक डिस्टेंस पे उसका एक क्लियर इमेज बना सकते हैं। उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डी। मान लीजिए इसका डिस्टेंस है डी, कैपिटल डी बराबर, ये डी क्या है, डी के बारे में हम लिखेंगे डी इज द लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस of distinct vision। अगर हिंदी में इसको समझना चाहें कि क्या होता है, हिंदी में लिख सकते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। हिंदी में लिख सकते हैं इसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, की न्यूनतम दूरी मतलब ये वो डिस्टेंस है जहां पे ऑब्जेक्ट को रखने पे आपको जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, जो आपके आंखों में बनेगा, जो आपके आई में बनेगा, वो एकदम क्लियर होगा, ये आपको क्लियर दिखाई देगा, है ना। तो ये डिस्टेंस है डी। तो आपको पता है डी की वैल्यू कितनी होती है, डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर के बराबर। ये आपको पता होगा। जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर इमेज बोल सकते हैं, क्लियर विजन, है ना, जिसमें आपको जो वस्तु का इमेज है वो क्लियर दिखाई देगा, एकदम क्लियर। तो ये हो गया केस 1, जिसमें आप आई है और आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसके आप एंगल बना रहे हैं थीटा। तो अगर इस थीटा को अगर आप थीटा नॉट नाम दें, थीटा नॉट की वैल्यू आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो थीटा नॉट है इसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी। तो जो tan थीटा नॉट अगर लिखें आप, tan थीटा नॉट, इसकी वैल्यू होगी h अपॉन d के बराबर, h अपॉन d के बराबर। सिंस थीटा नॉट इज वेरी लेस, थीटा की वैल्यू अगर वेरी लेस है तो आप tan थीटा नॉट को आप लिख सकते हैं थीटा नॉट के बराबर। थीटा नॉट बराबर कितने है, इसका मतलब ये थीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन d के बराबर। इसको मान लीजिए आप नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1, है ना। अब सेकंड केस में आते हैं जिसमें आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट रखा होगा, जिसके पास आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट रखा होगा। मान लीजिए सेम ऑब्जेक्ट है h, सेम ऑब्जेक्ट है h, ये होगा केस 2, ये था केस 1 और ये था केस 2। केस 2 में क्या होगा, आपके पास सेम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट O, और इसके और आपके आंखों के बीच में, ये आपकी आंखें हैं, ये आपकी आई है, आई, इसके बीच में एक रखा गया लेंस, एक लेंस रखा गया, लेंस कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। इसको ठीक से बता देते हैं। ये रखा गया आपके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है और इसका जो डिस्टेंस है, लेंस से इसका लेंस, इसका डिस्टेंस है, मान लीजिए इसका डिस्टेंस मान लीजिए x के बराबर है। तो यहाँ से जो लाइट आएंगी रे पे, तो वो कितना एंगल बनाएंगे, वो एंगल बनाएंगे आप अगर यहाँ पे एंगल बना रही होंगी थीटा, तो इस थीटा की वैल्यू फिर सब इस थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, इस थीटा की वैल्यू को लिखेंगे, जैसे यहाँ पे अपने थीटा नॉट लिखा, थीटा नॉट वैल्यू h अपॉन d, यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिखेंगे h अपॉन x के बराबर। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये आपका आई है और जो कि उसके पास में एक लेंस रखा गया है। तो यही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है
कि आपके पास आई के सामने में एक सिंपल सा एक कॉन्वेक्स लेंस होगा। उस कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा आपको, कॉन्वेक्स लेंस अगर जो ऑब्जेक्ट दूर पे है उसको उसका इमेज बनाएगा वो डी डिस्टेंस पे। डी किसको बोलेंगे, डी बोलेंगे आपका लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपको दूर रखा है, एक्स की वैल्यू का है, काफी दूर है, तो ये जो लेंस है इसका इमेज बनाएगा डी डिस्टेंस पे, यहाँ कहीं बनाएगा। और डी डिस्टेंस पे अगर इमेज बन गया तो ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये है ऑब्जेक्ट जो काफी दूर रखा गया। अब विद द हेल्प ऑफ लेंस या इंस्ट्रूमेंट आपने इसका इमेज कहाँ पे बनाया, आपने इसका इमेज बनाया डी डिस्टेंस पे। कहाँ बनाया, डी डिस्टेंस पे। तो जब डी डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगा तो वो जो इमेज होगा वो आपकी आंखों के लिए क्या काम करेगा, वो आपकी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और क्योंकि उस इमेज का डिस्टेंस आपकी आंखों से लीस्ट डिस्टेंस पे है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो उसका इमेज कहाँ बनाएगा, आंखें उसका इमेज क्लियर इमेज बनाएंगे, एक डिस्टिंक्ट विजन बनाएंगे, है ना। तो अगर हम थीटा नोट और थीटा हमने निकाल लिया है, अगर हम मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाहें, मैग्नीफाइंग पावर, तो हम मैग्नीफाइंग पावर लिखेंगे, मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर को लिखेंगे MP, या फिर इसको आप हमने जो स्मॉल m पढ़ा था, स्मॉल m भी बोलते हैं इसको। अगर स्मॉल m निकालना चाहें हम तो ये आएगा ये वैल्यू आएगी थीटा अपॉन थीटा नोट के बराबर। तो अगर आप थीटा और थीटा नोट को आपस में अगर डिवाइड करें तो आपका आंसर किससे बराबर आएगा, थीटा और थीटा नोट। अगर थीटा ये है, थीटा नोट ये है, अगर इसकी वैल्यू को अगर डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा d बाय x के बराबर। ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर, इसके बराबर आ गया d बाय x के बराबर, थीटा h बाय x तो आएगा d बाय x के बराबर, राइट। ये आएगा मैग्नीफाइंग पावर। अब हम मैग्नीफाइंग पावर लेने के बाद हम यहाँ पे फिर से अलग से हम कुछ केस लेंगे, दो केस लेंगे। तो केस क्या होगा, इतना अपनी लेंगे, इसके बाद फिर से हम केस बनाएंगे। हम केस बनाएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी जाए। हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना लिया है, x लिया है, हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना लिया है, x के बराबर लिया है। तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब वो जो इमेज है, इमेज कहाँ पे बन रहा होगा, अलग अलग डिस्टेंस के लिए अगर डिस्टेंस हम चेंज करें तो इमेज की वैल्यू भी चेंज होगी, इमेज का डिस्टेंस भी चेंज होगा। इतना लिख लेंगे आप लोग। इसके बाद आप लिखेंगे आपको थीटा नोट की वैल्यू कितनी मिल रही है, आपको थीटा नोट की वैल्यू मिल रही है, आपको मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू मिल रही है आपको d अपॉन x के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन 1 लिखें, कंडीशन 1 होगा आपका व्हेन x की वैल्यू u के बराबर होगी, और u मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ से डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू अगर आप
लिखें आप यू की वैल्यू को यू ई लिखें तो ये क्या बन जाएगा, यू ई लिखें तो आपका बन जाएगा मैग्नीफाइंग पावर बन जाएगा डी अपॉन यू ई, यू ई डी में भी बन जाएगा। फॉर मिनिमम स्ट्रेस ऑन आई, और मिनिमम स्ट्रेस ऑन आई, जब आई पे स्ट्रेस मिनिमम होगा उस कंडीशन पे आपको इमेज का जो डिस्टेंस है यूई आपको कहाँ लेना पड़ेगा, यूई लेना पड़ेगा आपको इन्फिनिटी, माइनस ऑफ इन्फिनिटी। जब आप माइनस इन्फिनिटी अब लेंगे तो आपको जो एक मिनट ये हुआ फॉर मिनिमम स्ट्रेस ऑन आई। अगर स्ट्रेस की वैल्यू ये लेंगे तो अगर आप इमेज आई के लिए अगर आप इमेज इन्फिनिटी बना दें, मतलब जो v होगा v यहाँ पे जो इमेज बनाएगा, जो लेंस इमेज बनाएगा, इमेज v का वैल्यू अगर आप लिख दें माइनस इन्फिनिटी के इक्वल, इसका मतलब जो u e होगा ये v की वैल्यू, v का मतलब क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो u v का वैल्यू क्या होगा, ये होगा फोकल लेंथ के बराबर है f e के बराबर। u के लिए अगर f e के बराबर होगा तो आप लिख सकते हैं u e की वैल्यू पॉजिटिव लिख लीजिए तो क्या आएगा m e का वैल्यू कितना आएगा d अपॉन f e के बराबर आएगा। ये कंडीशन हुआ फॉर मिनिमम स्ट्रेस। मिनिमम स्ट्रेस में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट का इमेज आप बनाते हैं इंफिनिटी पे, लेंस की सहायता से आपने ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया आपने इंफिनिटी पे, तो लेंस के लिए इमेज कहाँ बना इंफिनिटी पे, तो आई के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो लेंस इमेज बनाएगा। जब लेंस ने इमेज बनाया इंफिनिटी पे तो आई के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा इंफिनिटी, मतलब यू की वैल्यू होगी जब फोकल लेंथ के बराबर ये वाला लेंस का, ये वाला लेंस ये एफ ई जब इस लेंस का फोकल लेंथ एफ ई होगा तो ये मैग्नीफाइंग पावर आएगा। फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस केस में क्या होगा, तो ये इमेज बन रहे हैं, इसकी वैल्यू होगी आपका माइनस ऑफ डी के बराबर, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा आपका डी अपॉन मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा डी 1/FE प्लस 1/D के बराबर। ये कैलकुलेशन आता है कैलकुलेट करने पे आपके पास 1/FE प्लस D के बराबर। तो आज क्लास में इतना ही, अगले क्लास में किस पढ़ते हैं। थैंक यू।